मराठा राज्य और संघ। मराठा के किस संत को मराठा राज्य का तुलसीदास कहते हैं? एकनाथ को। एकनाथ मराठा राज्य के तुलसीदास कहे जाते हैं। राइज ऑफ द मराठा पावर गोविंद रनाड़े की रचना है। भावार्थ दीपिका भागवत गीता पर टीका है। संत ज्ञानेश्वर इसके लेखक हैं। दसम बोध और आनंद भुवन ये दोनों पुस्तक लिखी गई है गुरु रामदास के द्वारा। दसम बोध और आनंद भुवन गुरु रामदास। शिवाजी के जीवन के प्रारंभिक भाग में आते हैं तो प्रारंभिक विजय आती हैं। कोंडाना विजय जो शिवाजी ने 1647 में की थी उसका नाम सिंहगढ़ रखा। कोंडाना विजय 1647 ईस्वी में उसका नाम उन्होंने सिंहगढ़ रखा। कोंकण क्षेत्र में ही जंजीरा के सीदियों का राज्य था। कोंकण में जंजीरा के सीदियों का राज्य था। उसके बाद शिवाजी अफजल खां की हत्या करते हैं। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अपने प्रधान सेनापति अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को 1659 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। औरंगजेब ने 1659 में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। 1659 में मामा शाइस्ता खां को भेजा था शिवाजी के खिलाफ। शाइस्ता खां को परास्त करने के उपरांत शिवाजी ने 8 जनवरी 1664 में पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह पर लूटने की दृष्टि से धावा बोला था और उस समय कोठी का अध्यक्ष सर जॉर्ज ऑक्साडाइन था। वह इस लूट में शिवाजी को 1 करोड़ से अधिक रुपए मिला था। उसके बाद पुरंदर की संधि होती है 1665 में। औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। भयंकर गोलीबारी में वज्रगढ़ के मराठा सेनापति मुरार बीजा प्रभु अपने 600 आदमियों के साथ वीरगति को प्राप्त होते हैं। फिर 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हो जाती है। इसमें क्या होता है कि शिवाजी ने 23 किले मुगलों को दे दिए और 12 किले अपने अधिकार में रखा। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। कब कब? एक तो 1664 में लूटा था और दूसरा 1670 में। 1664 और 1670 में। 64 में 1 करोड़ रुपए लूटा और 1667 में 50 लाख। मुगलों की कैद से भागने के पूर्व शिवाजी किस नगर में कैद थे? आगरा में। शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी किस जेल में कैद थे? पन्हाला की जेल में कैद थे। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ पेशवाओं के संस्थापक थे। पुरंदर की संधि के समय वहां पर कौन सा विदेशी यात्री उपस्थित था? तो पुरंदर की संधि जब हुई थी तो वहां पे मनुची विदेशी यात्री था। मनुची। किस इतिहासकार ने शिवाजी को राष्ट्र निर्माता माना है? तो जदुनाथ सरकार ने राष्ट्र निर्माता माना है। जदुनाथ सरकार ने। दक्षिण के मुगल सूबेदार युवराज मुअज्जम से शिवाजी की गजब की संधि हो गई। गजब की संधि मुअज्जम और शिवाजी के बीच होती है 1668 में। 1668 में होती है गजब की संधि। इसमें औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। इस संधि के बाद पुनः 1670 में शिवाजी तथा मुगलों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। 1670 में फिर से संघर्ष प्रारंभ होता है शिवाजी और मुगलों का। 13 अक्टूबर 1670 में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा। इस बार 66 लाख रुपए का माल उन्हें लूट में प्राप्त हुआ। इस युद्ध का स्थल कंचन मंचन का दर्रा था। और इस युद्ध को वाड़ी डिंडोरी का युद्ध भी कहा जाता है।
1672 ईस्वी में सूरत पर शिवाजी ने तीसरी बार छापा मारा। 1672 में तीसरी बार सूरत पर छापा मारा शिवाजी ने। शिवाजी के जीवन का तृतीय काल चलता है 1674 से 1680 के बीच में। 74 से 80 के बीच में शिवाजी ने राज्याभिषेक के अवसर पर श्री शिवाजी छत्रपति उत्कीर्ण सोने के और तांबे के सिक्के जारी किए। श्री शिवाजी छत्रपति नामक सोने और चांदी के सिक्के चलवाए और एक नया संवत जारी किया। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद 24 सितंबर 1674 को तांत्रिक विधि से दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ इनका, और इस बार जो पंडित बुलाए गए थे वो निश्चलापुरी गोस्वामी नामक सुप्रसिद्ध तांत्रिक, जो कि कांची के थे, इनके द्वारा तांत्रिक विधि से राज्याभिषेक हुआ इनका। 1678 में शिवाजी ने जिंजी के किले को जीता। कब जीता? 1678 में जिंजी के किले को, और यह उनकी अंतिम विजय थी। जिंजी को उन्होंने दक्षिण भाग की राजधानी बनाया। दक्षिण भाग की राजधानी जिंजी को बनाया। शिवाजी का संघर्ष जंजीरा टापू के अधिपति अबीसी नाई सीदियों से भी हुआ। अबीसी नाई सीदियों से भी इनका संघर्ष हुआ, जो कि जंजीरा टापू के निवासी थे। सीदियों पर अधिकार करने के लिए उसने नौसेना का भी निर्माण किया था, परंतु वह पुर्तगालियों से गोवा तथा सीदियों से चौल और जंजीरा को छीन ना सके। 13 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहावसान हो जाता है, और उसी टाइम पर पुतली बाई सती हो जाती हैं उनके साथ। अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थे शिवाजी के, वो इस प्रकार थे। अष्टप्रधान में पहले आते थे पेशवा। पेशवा प्रधानमंत्री दर्जे का होता था। यह सरकारी पत्रों तथा दस्तावेजों पर राजा के नीचे मुहर लगाता था। पेशवा सरकारी पत्रों और दस्तावेजों पर राजा के नीचे मुहर लगाता था। दूसरे स्थान पर आता था अमात्य, जिसे पंत या मजूमदार कहते थे। यह वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। शिवाजी के जो अमात्य थे वो रामचंद्र पंत थे। फिर आता है वाक्यानवीस, मंत्री दर्जा होता था। वाक्यानवीस का काम होता था कि प्रतिदिन की कार्यवाही, गुप्तचर व्यवस्था आदि की देखभाल करना। सुमंत यानी कि दबीर होता था। यह राज्य का विदेश मंत्री होता था। राज्य का विदेश मंत्री सुमंत यानी कि दबीर होता था। पांचवा होता है सचिव या चिनसिट या शुरूनवीस। चिटनिस, शुरूनवीस और सचिव, ये तीनों एक ही हैं। यह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था और परगनों के हिसाब की जांच करता था। उसके बाद आते थे सेनापति, जिन्हें सर ए नौबत, सेनापति को सर ए नौबत कहा जाता था। सेना की भर्ती और संगठन का काम देखते थे ये लोग। पंडित राव, ये सद्र होते थे। पंडित राव सद्र होते थे। धार्मिक मामलों में यह राजा का प्रमुख परामर्शदाता था, और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था। उसके बाद आठवां होता था न्यायाधीश, यानी राजा के बाद यह मुख्य न्यायाधीश होता था। इसके अधिकार क्षेत्र में राज्य के समस्त दीवानी तथा फौजदारी मामले आते थे। सेनापति के अतिरिक्त सभी मंत्री प्राय ब्राह्मण होते थे, और पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी को अवसर आने पर सेना का नेतृत्व करना पड़ता था। प्रत्येक मंत्री के अधीन 8 अधिकारियों का कार्यालय होता था। प्रांतीय प्रशासन। शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया था। प्रत्येक प्रांत राज प्रतिनिधि सर ए सूबेदार मामलातदार के अधीन होता था। सर ए सूबेदार मामलातदार के अधीन प्रत्येक प्रांत होता था, और राज्य में 18 विभाग थे जिनका निर्देशन अनेक मंत्री करते थे। जो उत्तरी प्रांत था, उत्तरी प्रांत मोरो त्रयंबक पिंगले के अधीन था। उत्तरी प्रांत। राजस्व प्रशासन में आते हैं तो शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था पर मलिक अंबर यानी अहमदनगर का प्रभाव था। मलिक अंबर अहमदनगर का प्रभाव था। यह रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी ने अन्नाजी दत्तों के अधीन भूमि की विस्तृत माप कराई थी। माप का आधार जरीब थी, जिसे काठी के नाम से भी जाना जाता था।
कर उत्पादन के अनुमान पर किसान से लगान निर्धारित किया गया। प्रारंभ में उपज के आधार पर 1/3 भाग भूमि कर निर्धारित किया गया और अनेक स्थानीय करों तथा चुंगियों को माफ करके भूमि कर 2/5 यानी कि 40% कर दिया गया। राज्य कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए तकावी ऋण देकर बेकार भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। चौथ सरदेशमुखी मराठा राज्य की कराधान की प्रमुख प्रणाली थी। चौथ और सरदेशमुखी। सरदेशी मुखी जो था यह आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था। औरंगजेब ने 1689 में संभाजी तथा उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या करवा दी थी। कब करवाई थी? 1689 में संभाजी और कवि कलश की हत्या करवा दी थी। मराठों की प्रशासनिक पद्धति प्रायः महमूद गवा द्वारा बहमनी और मलिक अंबर द्वारा अहमदनगर में लागू पद्धति पर आधारित थी। सैनिक प्रशासन महमूद गवा बहमनी का और मलिक अंबर द्वारा अहमदनगर में लागू पद्धति पर आधारित थी। राज्याभिषेक के उपरांत शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1677 ईस्वी में जिंजी का अभियान, जो कि कर्नाटक का था। कर्नाटक में जिंजी को इन्होंने अपनी भाग की राजधानी बनाया। 1668 में शिवाजी और मुअज्जम के बीच गजब की संधि हुई। 1668 में गजब की संधि मुअज्जम और शिवाजी के बीच। शिवाजी द्वारा जमीन मापन हेतु कुटही यानी जरीब यंत्र का प्रयोग किया गया था। कुटही जिसको जरीब कहते हैं। मराठा राज्य का चौथ कर का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से होता था। संपूर्ण चौथ कर का 66% मराठा सरदारों को मोकास के रूप में, 25% राजा हेतु बबती के रूप में, 6% पंत सचिव हेतु सहोत्रा के रूप में और 3% राजा की स्वेच्छा पर नाड गुंडा के रूप में। मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल करने वाला मुगल शासक जहांगीर था। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय जॉर्ज ऑक्सनडेन नामक विदेशी उपस्थित था। शिवाजी की मृत्यु के समय तक उनका राज्य उत्तर में रामनगर यानी कि वर्तमान में धर्मपुर से लेकर दक्षिण में कारबार तक था। 1689 से 1707 ईस्वी तक चलने वाले मराठा मुगल युद्ध को मराठा स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व राजा राम और ताराबाई ने किया। 1731 में हुई वारणा संधि द्वारा संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर की गद्दी का उत्तराधिकारी मान लिया गया। कोल्हापुर दक्षिण मराठा संघ कहलाता था। शिवाजी के सैन्य प्रशासन में आते हैं तो घुड़सवार शिवाजी की सेना के प्रमुख भाग थे, जिन्हें पागा कहा जाता था। घुड़सवारों को पागा कहा जाता था। और घुड़सवार दो प्रकार के थे, बरगीर और सिलेदार। दो तरह के घुड़सवार होते थे, बरगीर और सिलेदार। शिवाजी की नौसेना का मुख्यालय कोलाबा में था और उनके पास 200 नावों का बेड़ा था। कहाँ पे था मुख्यालय नौसेना का? तो कोलाबा में, और 200 नावों का बेड़ा था। मंत्री के अधीन जो 8 प्रमुख अधिकारी होते थे, उसमें जैसे फडनीस होता था उपलेखा परीक्षक, चिटनीस होता था पत्राचार्य लिपिक, जमादार खजांची होता था, सबनीस कार्यालय प्रभारी होता था, कारवानिस रसद अधिकारी होता था और पोटनीस रोकड़िया होता था। मराठा इतिवृत्ति को क्या कहा जाता था? बखर। मराठा इतिवृत्ति को बखर कहा जाता था। सर जदुनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में कहा है? तो शिवाजी को। जदुनाथ सरकार ने शिवाजी को लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस कहा है। मराठों की पर्वतीय सैनिक टुकड़ी को क्या कहा जाता था? मवाली। मवाली कहा जाता था। शिवाजी की पैदल सेना का सबसे नीचे का अधिकारी होता था नायक। शिवाजी के अभियानों का सही क्रम है, सबसे पहले चाकन, फिर सूपा, सूरत, बीजापुर लास्ट अभियान था इनका कर्नाटक में। चाकन, सूपा, सूरत, बीजापुर। शिवाजी के समय किले के प्रधान अधिकारी की संज्ञा क्या थी? हवलदार, यानी किले का प्रधान हवलदार होता था।
शिवाजी के समय विजित राज्यों के क्षेत्रों में कौन सा कर और कितनी मात्रा में? तो चौथ कर उपज का 1/4 भाग। मराठी भाषा का राज्य व्यवहार कोश शिवाजी ने किसके निर्देशन में तैयार करवाया? तो राज्य व्यवहार कोश रघुनाथ पंडित हनुमंत इनके निर्देशन में तैयार कराया। रघुनाथ पंडित हनुमंत। शिवाजी के अंग रक्षकों को क्या कहते थे? मवाली सैनिक। अष्टप्रधान का विघटन किस मराठा शासन के अंतर्गत हो गया था? तो संभाजी के शासन के अंतर्गत हो गया था। अष्टप्रधान के अलावा एक नए पद प्रतिनिधि का सृजन किस मराठा शासक ने किया था? तो राजा राम ने। प्रतिनिधि का जो सृजन हुआ है राजा राम के द्वारा। किस मराठा शासक तथा उसकी मां को बंदी गृह में कैद कर रखा था औरंगजेब ने? तो साहू जी और उनकी मां येसुबाई को। 1707 ईस्वी में खेड़ा नामक युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो जो खेड़ा का युद्ध हुआ है 1707 में वो हुआ था साहू जी और ताराबाई के मध्य। मराठों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मराठों का जो मैग्ना कार्टा है वो मराठों और मुगलों के बीच संपन्न 1719 में दिल्ली की संधि को कहा जाता है। यह संधि साहू की ओर से बालाजी विश्वनाथ और मुगल बादशाह रफ़ीउद्दरजात की ओर से सैयद हुसैन अली के मध्य हुई थी। शिवाजी की न्याय व्यवस्था में आते हैं तो गांव में फौजदारी के मुकदमे पटेल निपटाया करता था। गांव में पटेल निपटाते थे फौजदारी के मुकदमे। अंतिम न्यायालय को हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। अंतिम न्यायालय को हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। सर वुल्जले हेग कहते हैं, जितनी श्रद्धा और भक्ति जनसाधारण की शिवाजी को प्राप्त हुई उतनी किसी समसामयिक शासक को अपनी प्रजा से नहीं मिल पाई। संभाजी का समय होता है, शिवाजी के उत्तराधिकारी होते हैं संभाजी। 1680 से 89 के बीच में रहते हैं ये। इनका जन्म 1657 ईस्वी में साई बाई के गर्भ से हुआ था। केशव भट्ट और उमाजी पंडित उनके गुरु व शिक्षक थे। संभाजी के गुरु और शिक्षक कौन थे? केशव भट्ट और उमाजी पंडित। इनकी पत्नी का नाम था येसुबाई। संभाजी की पत्नी थी येसुबाई और इनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था साहू। संभाजी के नेतृत्व में मराठों में एकता न रही। उसने नीलो पंत को अपना पेशवा नियुक्त किया। नीलो पंत को अपना पेशवा नियुक्त किया और साथ ही कन्नौज के कवि कलश नामक विद्वान ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया। तो कवि कलश इनके सलाहकार नियुक्त हुए। राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी के बीच होते हैं। राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहता है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी। 1713 से 1720 बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। इनके पूर्वज जो थे वो जंजीरा राज्य में श्रीवर्धन के वंशानुगत कर संग्रह करता थे। 1708 ईस्वी में साहू ने बालाजी को सेना करते और 1713 ईस्वी में पेशवा नियुक्त किया। यानी बालाजी विश्वनाथ को 1708 में साहू जी ने सेनापति और 1713 में पेशवा नियुक्त किया था। 1719 में बालाजी ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली से दिल्ली की संधि की। इसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार तय हुई थी। मराठों को 6 प्रांतों से चौथ तथा सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। साहू कोल्हापुर राज्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा और मुगल सम्राट साहू की माता येसुबाई, पत्नी सावित्री बाई, भाई मदन सिंह को संबंधियों के साथ कैद से मुक्त कर दिया जाएगा। सैयद भाई फर्रुखसियर को गद्दी से उतारने में सफल हो गए और नए मुगल सम्राट रफ़ी-उद-दरजात ने मराठों के साथ हुई संधि की समस्त शर्तों को स्वीकार कर लिया।
इस संधि की महत्ता को उद्धृत करते हुए रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा इस संधि को कहा। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक रहते हैं। बाजीराव ने कहा था कि अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर लें। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेंगी। बाजीराव ने हिंदू पद पादशाही के आदर्श का प्रचार किया और इसे लोकप्रिय बनाया। हिंदू पद पादशाही। 1728 को पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। 1728 को पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को करारी शिकस्त दी इन्होंने, और युद्ध में पराजित होने पर निजाम ने 16 मार्च 1728 ईस्वी को मुंशी शिवगांव की संधि की। मुंशी शिवगांव की संधि हो गई। बाजीराव ने निजाम को जनवरी 1738 ईस्वी में दुरई सराय की संधि के लिए बाध्य कर दिया। 1738 में दुरई सराय की संधि के लिए बाध्य कर दिया निजाम को। 1731 में डभोई का युद्ध हुआ। 1731 में डभोई का युद्ध हुआ बाजीराव और दाभादे के बीच में। डभोई का युद्ध 1731 में हुआ। संभाजी द्वितीय और साहू के मध्य अप्रैल 1731 में वारणा की संधि होती है। वारणा की संधि 1731 में संभाजी और साहू जी के बीच में। बुंदेलखंड की विजय पर आते हैं। मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगश जब इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त हुआ तो उसने बुंदेले जो राजपूत थे उन्हें समाप्त करने की कोशिश की, परंतु तत्कालीन बुंदेल नरेश छत्रसाल ने मराठों से सहायता मांगी। 1728 ईस्वी में मराठों ने मुगलों द्वारा विजित सभी बुंदेलखंड के प्रदेशों को छीन लिया। यानी 1728 ईस्वी में मराठों ने मुगलों द्वारा विजित सभी बुंदेलखंड के प्रदेशों को छीन लिया तथा छत्रसाल को वापस कर दिया, जिससे कृतज्ञ होकर छत्रसाल ने पेशवा की शान में एक दरबार का आयोजन किया और इस दरबार में एक सुंदर नर्तकी मस्तानी को पेश किया। कालपी, सिरोज, सागर, भाटा, कूच, झांसी और हृदयनगर पेशवा को निजी जागीर के रूप में दे दिया। वारणा की संधि। तो जो वारणा की संधि हुई है 1731 में, वह संभाजी द्वितीय और साहू के मध्य 1731 ईस्वी में वारणा की संधि हुई है। और किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान किया? तो संगोला की संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान किया। किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा? तो जिंजी के किले में। शिवाजी की मुख्य भूमि व्यवस्था किसने की थी? शिवाजी की भूमि व्यवस्था किसने की थी? तो अन्नाजी दत्ता ने। शिवाजी की लगान व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी? तो रैयतवाड़ी। घुड़सवार सेना का प्रमुख प्रधान सर ए नौबत था। अब आते हैं दिल्ली पर आक्रमण तथा भोपाल युद्ध की ओर। तो 29 मार्च 1737 ईस्वी को बाजीराव प्रथम केवल 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पहुंचा। 3 दिन तक वहां पे ठहरा और मुगल बादशाह को आतंकित कर दिया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि मालवा की सूबेदारी तथा 13 लाख की वार्षिक नकद धनराशि की अदायगी का आश्वासन दिए जाने पर वापस लौट गए। फिर 1738 ईस्वी में दुरई सराय की संधि होती है। 1738 में दुरई सराय की संधि होती है जो पूर्णतः मराठों के पक्ष में थी। उसके बाद बसीन की विजय होती है। किसी यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध बसीन की विजय मराठों की पहली जीत थी। मराठों ने 1739 ईस्वी में चिमना जी के नेतृत्व में
बसीन को पुर्तगालियों से छीन लिया। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 के बीच में रहते हैं। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के पश्चात शाहू ने अब उसके बड़े पुत्र बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब भी कहते थे, पेशवा के पद पर नियुक्त किया। यानी कि बालाजी बाजीराव जो थे यही नाना साहब थे। बालाजी बाजीराव नाना साहब। राजा राम और उसके सरदारों के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध चलने वाला मराठा स्वतंत्रता संग्राम का कालखंड। तो राजा राम और उसके सरदारों के नेतृत्व में जो मराठा स्वतंत्रता संग्राम चला है वो 1689 से 1707 ईस्वी तक चला है। औरंगजेब ने किसे ईमानदार की उपाधि प्रदान की थी? तो ताराबाई को। ताराबाई ईमानदार, बाई औरंगजेब। किस पेशवा के काल में सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ? तो बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय साम्राज्य का विस्तार हुआ। किस पेशवा की प्रशस्ति में कहा गया कि मराठा घोड़ों ने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय के झरनों तक अपनी प्यास बुझाई? तो बालाजी बाजीराव ने कहा है। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो सालाबाई की संधि 1782 में होती है। इसी के द्वारा मराठा और आंग्ल युद्ध समाप्त होता है। किसके समय मराठा छत्रपति नाचीज हो गया तथा पेशवा वास्तविक शासक हो गया? तो बालाजी बाजीराव के समय। मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति रघुनाथ राव था। रघुनाथ राव फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति था। पेशवाओं के कालक्रम में आते हैं तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ जो पेशवाओं के संस्थापक हैं 1713 से 1720 में। उसके बाद आते हैं बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक। बाजीराव प्रथम फिर में दो फाड़ होते हैं, एक बालाजी बाजीराव और दूसरा रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव से निकलते हैं माधव राव फर्स्ट, नारायण राव और विश्वास राव। रघुनाथ राव जो उनसे निकलते हैं बाजीराव द्वितीय। फिर लास्ट में आते हैं माधव नारायण राव और माधव राव द्वितीय। रघुनाथ राव को राघोबा भी कहते थे। रघुनाथ राव को राघोबा। किस पेशवा की मृत्यु क्षय रोग से हो गई थी? तो माधव राव प्रथम की मृत्यु क्षय रोग से हो गई थी। किस मराठा सरदार ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? तो होलकर ने। मराठा सरदार होलकर थे, उन्होंने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया। पेशवा शासकों में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो बालाजी बाजीराव। डी बोने आर्मी जनरल किसकी सेना का प्रमुख था? तो महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया डी बोने आर्मी जनरल। मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति कौन था? तो शाहजी अप्पा साहिब। शाहजी अप्पा साहिब ये अंतिम छत्रपति थे। सूरत की संधि। तो सूरत की संधि रघुनाथ राव के साथ 7 मार्च 1775 ईस्वी को सूरत की संधि होती है। रघुनाथ राव 7 मार्च 1775 को सूरत की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? तो 1775 से 1782 ईस्वी के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ध्यान दें, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में होती है राघोबा और मुंबई सरकार के मध्य। सूरत की संधि 1775 में राघोबा और मुंबई सरकार के मध्य होती है। फिर होती है पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हेस्टिंग व पूना सरकार के मध्य होती है। फिर बड़गांव की संधि होती है। बड़गांव की संधि 1779 में अंग्रेज और मराठों के मध्य। बड़गांव की संधि 1779 में
अंग्रेज और मराठों के मध्य होती है। फिर सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 1782 अंग्रेज और मराठों के बीच, 1782 अंग्रेज और मराठों के बीच सालबाई की संधि होती है। 18 मई 1775 ईस्वी को आरस के मैदान में अंग्रेजों और मराठों के मध्य अनिर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई, किंतु पूना क्षेत्र पर मराठों का अधिकार बना रहा। फिर उसके बाद होती है पुरंदर की संधि। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। जो सिंधिया वंश है, सिंधिया वंश, उत्तर भारत का सिंधिया वंश, इस वंश की स्थापना राणोजी सिंधिया ने किया था। राणोजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की थी। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में होती है। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में होती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच होता है। नाना फडणवीस इनका जो वास्तविक नाम था बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस का वास्तविक नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। नानाजी फडणवीस का मराठा राज्य के पतन में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। 1773 से 74 ईस्वी में आपसी मतभेद होने के बाद 12 भाई काउंसिल का गठन किया जा सका। बेसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 में होती है। बेसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 में होती है। देवगांव की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कंपनी और रघुजी भोसले के बीच में देवगांव की संधि 1803 में होती है। देवगांव की संधि 1803 में। फिर होता है सुरजी अर्जन गांव की संधि। ये 30 दिसंबर 1803 में होती है। ध्यान देना कि देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में होती है और सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को होती है। किस संधि द्वारा पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी थी? तो पूना संधि, जो कि 13 जून 1817 में हुई थी। पूना की संधि के कारण क्या हुआ कि पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी। किस पेशवा ने पुर्तगालियों को हराकर बेसीन के किले पर अधिकार कर लिया? तो बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा संवैधानिक क्रांति रूपी संधि द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए? तो ये संगोला की संधि 1750 ईस्वी के द्वारा। अब थोड़ा नज़र डालते हैं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 82 के बीच में। उस समय गवर्नर जनरल होता है वॉरेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 के बीच में। उस समय गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड वेलेस्ली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1818 के बीच में। लॉर्ड हेस्टिंग उस समय होता है। प्रमुख संधियों पर आते हैं। जय सिंह और शिवाजी के बीच में, जय सिंह और शिवाजी के बीच में 1665 में होती है पुरंदर की संधि। जय सिंह और शिवाजी के बीच में। फिर संगोला की संधि 1750 में बालाजी बाजीराव और राजा राम के बीच में होती है। राजा राम सेकंड के बीच में 1750 में संगोला की संधि। फिर झलकी की संधि होती है 1752 में बालाजी व हैदराबाद के निजाम के बीच में। फिर राक्षस भुवन की संधि, बताओ, राक्षस भुवन की संधि 1763 में होती है माधवराव और हैदराबाद के निजाम के बीच में। फिर काकापुर की संधि होती है 1769 में। काकापुर की संधि 1769 में माधवराव और जनोजी के बीच में होती है। माधवराव जनोजी के बीच में काकापुर की संधि होती है। फिर सूरत की संधि होती है
17 मार्च 1775 के बीच में, 1775 में सूरत की संधि होती है रघुनाथ व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। फिर पुरंदर की एक और संधि होती है 1776 में माधवराव नारायण राव व अंग्रेज के बीच में। बड़गांव की संधि होती है 1779 में माधवराव नारायण व अंग्रेजों के बीच में। फिर सालाबाई की संधि 1782 में होती है माधवराव नारायण व अंग्रेजों के बीच में। बेसीन की संधि होती है 1802 में बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच में। फिर देवगांव की संधि होती है 1803 में, 17 दिसंबर 1803 में भोंसले यानी कि बरार और अंग्रेजों के बीच में। सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है सिंधिया व अंग्रेजों के बीच में 30 दिसंबर 1803 को। राजापुर घाट की संधि 1804 में होती है होलकर व अंग्रेज के बीच में। 1804 में राजपुर घाट की संधि। पूना की संधि बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच में होती है 13 जून 1817 को। 1817 को पूना की संधि होती है। फिर ग्वालियर की संधि होती है 1817 में ही, 13 जून 1817 को पूना की संधि होती है। ग्वालियर की संधि होती है 5 नवंबर 1817 को दौलत राव सिंधिया व अंग्रेजों के बीच में। मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को होलकर व अंग्रेजों के बीच में होती है। 1818 में होती है, 6 जनवरी 1818 होलकर और अंग्रेजों के बीच में मंदसौर की संधि। लॉर्ड हेस्टिंग भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया था। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त की गई? तो बाजीराव द्वितीय के काल में। बाजीराव द्वितीय के काल में पेशवाओं की प्रथा समाप्त कर दी गई। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ मराठा राज्य के दूसरे प्रवर्तक माने जाते हैं। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु नाना फडणवीस का मूल नाम था। उस राजनीतिज्ञ का नाम बताएं जिसके साथ ही मराठा सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया। तो नाना फडणवीस। दो मराठा सरदार जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे, कौन थे? तो होलकर और सिंधिया। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो 1818 में। 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। शाहू के काल में मुगल सम्राट की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई थी। शाहू के काल में मुगल सम्राट की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई थी। बालाजी विश्वनाथ 7वें पेशवा थे। जब बालाजी 7वें पेशवा बने तो इस पद की महत्ता बढ़ी और इसे वंशानुगत बना दिया गया। राजा राम ने 1698 ईस्वी में एक नया पद प्रतिनिधि का सृजन किया। पेशवा का सचिवालय पूना में था जिसे हजूर दफ्तर कहा जाता था। पेशवा का मुख्यालय कहाँ पे था? पूना में था। इसे क्या कहा जाता था? तो हुजूर दफ्तर। और जिसका सबसे महत्वपूर्ण विभाग था वो था एल्बरीज दफ्तर, जो सभी प्रकार के लेखों से संबंध रखता था। एल्बरीज दफ्तर सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता था। दूसरा प्रमुख दफ्तर था चातले दफ्तर। चातले दफ्तर दूसरा था जो फडणवीस के अधीन होता था। पेशवाओं के प्रांतीय प्रशासन में आते हैं तो पेशवा प्रांत में पेशवा का प्रतिनिधि मामलतदार होता था। मामलतदार पेशवा का प्रतिनिधि होता था। मामलतदार के अतिरिक्त कामविसदार भी जिले में पेशवा का प्रतिनिधि होता था। कामविसदार जिले में पेशवाओं के काल में ये जो पद होते थे ये हस्तांतरणीय होते थे, लेकिन जब पेशवाओं का टाइम आया तो इसे वंशानुगत कर दिया गया। देशमुख तथा देशपांडे भी जिला के अधिकारी होते थे। मामलतदार सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था।
ग्रामों में कर का निर्धारण भी मामलतदार यानी कि पटेलों, जो ग्राम के मुखिया होते थे, इनके परामर्श से होता था। और कर वसूल करने का कार्य हिबंदी सैनिक जिसे नागरिक सेना कह देते हैं, इसके द्वारा होता था। देशमुख तथा देशपांडे की पुष्टि के बिना कोई लेखा स्वीकार नहीं किया जाता था। प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने का कार्य भी देशमुख तथा देशपांडे ही करते थे। दरखदार नामक वंशानुगत अधिकारी होता था। इसके अतिरिक्त कारकुन नामक अधिकारी भी जिले में होता था, जो विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र तक पहुंचाता था। प्रांतों में महल अथवा तरफ में बांटा गया था। प्रांतों को महल और तरफ में बांटा गया था, जिसका प्रमुख अधिकारी हवलदार होता था। महलों को ग्रामों में बांटा गया था, जिसका प्रशासन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता था। ग्राम का प्रधान अधिकारी पटेल या पाटिल होता था, जो प्रशासनिक व न्यायिक कार्य देखता था। ग्राम तथा पेशवा के अधिकारियों के बीच की कड़ी का कार्य करता था यह पटेल। पटेल का पद यद्यपि वंशानुगत था, परंतु इसका आंशिक हस्तांतरण संभव था। पटेल के बाद कुलकर्णी नामक पद था, जिसका कार्य भूमि का लेखा करना था। भूमि का लेखा कौन करता था? तो कुलकर्णी। इसके पश्चात चौगुले का पद था, जो पटेल की सहायता करता था। चौगुले। पोतदार सिक्कों के निर्धारित भार और धातु की शुद्धता की जांच करता था। चौगुले। इन सब के अतिरिक्त गांव में 12 बलूटे यानी कि शिल्पी होते थे और 12 अलूटे ग्राम सेवक नियुक्त किए जाते थे। बलूटे और अलूटे, बलूटे क्या हैं? शिल्पी हैं। और अलूटे क्या हैं? ग्राम सेवक। तो अलूटे और बलूटे की संख्या 12-12 होती थी। पेशवाओं के नगर प्रशासन में आते हैं, तो नगर प्रशासन का मुख्य अधिकारी कोतवाल होता था। मराठों का नागरिक प्रशासन मौर्य प्रशासन के समान था तथा कोतवाल मौर्य नागरक के समान होता था। न्याय प्रशासन में आते हैं, तो मराठा कानून प्राचीन स्मृति ग्रंथों, दाय भाग और मनुस्मृति आदि ग्रंथों पर मूलतः आधारित था। ग्राम में न्याय के लिए पटेल, जिले में मामलतदार और सूबे में सरसूबेदार होता था। और सबसे ऊपर सतारा का राजा होता था। छत्रपति और पेशवा को कुल पिता माना जाता था। पंचायतों को पंच परमेश्वर माना जाता था। वे दीवानी मुकदमों के फैसले करती थी। पेशवाओं के सैन्य प्रशासन में आते हैं, तो पेशवाओं में जो नियमित सेना होती थी उसे पगा कहते थे। पगा। पेशवाओं की नियमित सेना को पगा कहते थे। तोपखाने में प्रायः पुर्तगाली व ईसाई ही कार्यरत थे। जुन्नार जिले के अंतर्गत अम्बे गांव में एक गोले बनाने का कारखाना 1765 में तथा पूना में 1770 में लगाया गया। जुन्नूर जिले में अम्बे गांव में और पूना में गोले बनाने का कारखाना लगाया गया था। टंडल तथा सर टंडल नामक प्रमुख पदाधिकारी के अधीन नौसेना थी। टंडल और सर टंडल ये नौसेना के अधिकारी होते थे। टंडल, सर टंडल। दुर्गों के प्रधान अधिकारी हवलदार, सवनिस तथा कारखानिस आदि होते थे। टोन ने मराठा संविधान को सैनिक गणतंत्र कहा तथा स्मिथ ने इसे डाकू राज्य कहा। टोन ने सैनिक गणतंत्र और स्मिथ ने डाकू राज्य कहा है। आय के स्रोत में आते हैं, तो पेशवा माधवराव के समय बंजर भूमि जोतने पर आधा भाग पुरस्कार के रूप में कृषक को दिया जाता था। माधवराव के समय बंजर भूमि पर खेती करने पर आधा भाग कृषक को दिया जाता था पुरस्कार के रूप में। भू राजस्व जहां अनाज के रूप में 2/5 भाग और नगद के रूप में 1/3 भाग होता था। बाजीराव द्वितीय के काल में इजरा व्यवस्था अर्थात वसूली का अधिकार नीलाम होने लगा था।
जो पेशवाओं द्वारा कर लिए जाते थे उसमें था बबती। बबती चौथ की आय का 1/4 भाग राजा के लिए होता था। सहोत्रा आय का 6% भाग पंत सचिव के लिए होता था। और नरगुंडा नरगुंडा 3% भाग राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया? तो ऐसी कौन सी व्यवस्था थी? तो वो थी सरंजामी यानी कि सामंती व्यवस्था। सरंजामी या सामंती जो व्यवस्था थी वो संगठित मराठा को असंगठित कर दिया। नाना फडणवीस की भूमिका क्या होती थी? तो महालेखाकार की भूमिका थी इनकी। वित्तीय संकट के समय वसूल किया जाने वाला कर कौन सा था? तो कुर्जा पट्टी या तस्ती पट्टी। कुर्जा पट्टी, तस्ती पट्टी, ये वित्तीय संकट के समय वसूल किया जाने वाला कर था। काम विसदार का कार्य क्या होता था? तो काम विसदार का जो कार्य होता था वो होता था चौथ की वसूली करना। मराठा सरदारों को दिया जाने वाला चौथ आय का 66% भाग क्या कहलाता था? ये कहलाता था मोकास। टंडल तथा सर टंडल अधिकारी किस विभाग के थे? तो ये नौसेना के थे, टंडल और सर टंडल। मराठों की पदाति सेना में कौन कौन सम्मिलित थे? तो जो पदाति सेना थी मराठों की उसमें राजपूत, रुहेल, सिख, सिंधी और अरबी लोग जुड़े थे। अव्वल अव्वल साधारण और निम्न शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो भूमि के लिए। अव्वल भूमि के लिए होता था। पतदाम नामक कर किससे लिया जाता था? तो पतदाम जो लिया जाता था वो विधवा पुनर्विवाह पर लिया जाता था ये कर। मोड़ी लिपि इसका प्रयोग किसके विलेखों में किया गया? तो मराठों के विलेखों में मोड़ी लिपि का प्रयोग देखा गया। पेशवा के समय जो सरदेश मुखी की वसूली होती थी उसे गुमास्ता वसूल करते थे। काम विस्तार चौथ की वसूली करते थे और गुमास्ता सरदेश मुखी की वसूली करते थे।